फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन जिसका नाम था स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सी, इन सब के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने मून के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ा था कि इसे 29.5 डेज़ लगते हैं अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इसका जो सरफेस है वो मतलब डर्ट से भरा है, क्रेटर्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढे और साथ ही साथ माउंटेन्स है। यहाँ पे ना ही एयर है और ना ही वाटर है, इसलिए यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि मून जो है वो अपने फेसेस चेंज करता है, तो अब ये क्यों होता है वो देखते हैं। Due to its revolution around the Earth, when it is at different position in its path, the apparent disk of the moon changes, which gives rise to phases. यानी अर्थ जो है उसके रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है और मून भी रिवॉल्व कर रहा है। तो इसी रेवोल्यूशन की वजह से हम सिर्फ मून का एक ही साइड देख पाते हैं और वो एक साइड भी शेडेड पोर्शन के साथ बदलता जाता है। When the moon is between the sun and the earth, the illuminated portion of moon is always from the earth and we are not able to see the moon. We call this day on the new moon day. यानी जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तब ऐसा होता है कि जो लाइट होती है वो अर्थ पे आती तो है पर रिफ्लेक्ट होकर मून पे नहीं जा पाती। इसी वजह से हमें उस दिन अंधेरा दिखाई देता है और उसे हम कहते हैं न्यू मून डे या फिर अमावस। With time, the position of the moon changes and the illuminated portion of the moon exposed to the earth gradually increases. समय के साथ साथ ये पोजीशन जो है ये बदलती जाती है और जिसकी वजह से ये illuminated पोर्शन जो है वो भी बढ़ता जाता है, इसलिए उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। फिर जब इसका फुल साइज़ हो जाएगा तो ये फिर से डिक्रीज़ होगा। फेसेस ऑफ मून एंड मून्स लाइट, यानी मून के फेसेस और मून की लाइट का क्या रिलेशन है। वी आर एबल टू सी मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। हम जो सन को मून को देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन से रेज अर्थ पे आती है, फिर ये अर्थ ही रिफ्लेक्ट करता है मून को और इसी वजह से हमें मून विजिबल होता है। द डे ऑन विच द मून इज़ नॉट विजिबल इज़ कॉल्ड द न्यू मून डे, यानी वो दिन जिसमें मून विजिबल ही नहीं होता वो कहलाता है न्यू मून डे। The day on which the whole bright disk of moon is available to us is called the full moon day, यानी वो दिन जिसमें हमें पूरा मून दिखता है वो कहलाता है full moon day. We have one new moon and one full moon during a month, यानी एक महीने में हमें सिर्फ एक full moon और एक new moon देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं solar eclipse. As seen from the earth, a solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and earth and the moon fully or partially blocks the sun. यानी सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण हमने देखा है होता रहता है मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर जब हम अर्थ से देखते हैं तो सोलर एक्लिप्स तभी होता है जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो सन को आधा या पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये है अर्थ, अब ये है सन, अब इन दोनों के बीच में आ जाता है मून, तभी बनता है हमारा सोलर एक्लिप्स के कंडीशंस। दिस कैन हैपन ओनली एट अ न्यू मून, और ये चीज़ हमेशा न्यू मून पे ही होती है। व्हेन द सन एंड द मून आर कंजक्शन एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जब ये दोनों दिखते हैं, सेम जगह पे दिखते हैं अर्थ से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। A lunar eclipse occurs when the moon passes directly behind the earth into its umbra, यानी लूनर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ पास करती है मून के अम्बरा से। दिस कैन occur only when the sun, earth और moon are aligned exactly और very closely with the earth in the middle. ये तभी होता है जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं। Hence a lunar eclipse can occur only ड्यू टू द फुल मून, यानी जब लूनर एक्लिप्स होता है तब सिर्फ और सिर्फ फुल मून होता है, जबकि सोलर एक्लिप्स में क्या होता था, न्यू मून। द टाइप एंड लेंथ ऑफ एन एक्लिप्स डिपेंड अपॉन द मून्स लोकेशन रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिटल नोड्स, यानी वो कितना बड़ा होगा ये उसके मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कॉन्स्टेलेशन पे। A group of stars that has a recognizable shape is called a constellation, यानी कोई भी स्टार्स का ग्रुप जिनका कोई शेप हो वो कहलाता है कॉन्स्टेलेशन। ठीक है,
Earth rotates on its axis. This makes most constellations appears to rise in the east and set in the west during the night. यानी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो सारे कॉन्स्टलेशंस है वो ईस्ट से उगते हैं और वेस्ट में सेट हो जाते हैं. मेजर कॉन्स्टलेशंस आर दी ऊर्जा मेजर, उर्सा माइनर एंड कैसिसोपिया. यानी कुछ मेन जो कॉन्स्टलेशंस है वो है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और कैसिसोपिया. आगे देखते हैं. अब यहाँ पे कुछ क्या कह सकते हैं कंस्टलेशंस की पिक्चर्स दी गई है. ये है लियो, लॉयन शेप का, इस तरह से बहुत सारे कंस्टलेशंस हैं. अब एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं. द उर्सा मेजर कंस्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स एंड अरेंज्ड इन अ पैटर्न रिसेंबलिंग लाइक बिग बियर. यानी इसमें 7 बड़े बड़े स्टार होते हैं और इसको ऐसे पैटर्न में अरेंज किया जाता है कि एक बड़े से बियर की तरह दिखते हैं और इसलिए हम बिग बियर भी कहते हैं इसे. द उर्सा मेजर कंस्टलेशन इज़ विजिबल ड्यूरिंग द समर सीजन. और ये हमें सिर्फ समर सीजन के दौरान ही दिखता है. द उर्सा मेजर इज सेप्ड लाइक अ लैडल एंड इट्स कॉल्ड द बिग डिपर. और ये जो उर्सा मेजर का शेप होता है वो एक स्पून की तरह होता है, बड़े से स्पून की तरह. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पे उर्सा मेजर दिया हुआ है. यहाँ पे देख सकते हैं 7 स्टार्स के कॉम्बिनेशन से बना है उर्सा मेजर. अब आते हैं हम उर्सा माइनर पे. उर्सा माइनर ऑल्सो नोन एज द लिटिल बियर. इसे हम लिटिल बियर भी कहते हैं और ये हमें नॉर्थन स्काई में दिखाई देता है. लाइक द ग्रेट बियर द टेल ऑफ द लिटिल बियर लुक्स लाइक द हैंडल ऑफ द लैडल. यानी एकदम जैसे ग्रेट बियर में चीज़ थी कि उसका टेल जो था वो भी एक लैडल की तरह था, यानी चमचे की तरह. तो फिर ये जो है इसका टेल भी एकदम चमचे की तरह होता है. द ब्राइटेस्ट स्टार्स फॉर्म अ शेप दैट इज ऑल्सो नोज द लिटिल डिपर. यानी जो सबसे चमकदार तारा होता है वो भी एक ऐसा शेप बनाता है जिससे वो एक डिपर की तरह लगता है. अब आता है ओरियन. अनदर पॉपुलर कंस्टलेशन इज़ द ओरियन. यानी एक और पॉपुलर कंस्टलेशन है ये, जो कि हमें सिर्फ दिखता है एक हंटर के शेप में. यानी इसका शेप जो है वो एक हंटर की तरह होता है. 3 middle stars in the Orion led to a brighter star in the sky called Sirius. यानी 3 इसके स्काईस मतलब 3 स्टार्स होते हैं इसके सेंटर में जो आपस में मिलके एक बड़े से स्टार की तरह दिखते हैं, जो कि कहलाता है सीरियस. द ओरियन कॉन्स्टलेशन इज विजिबल टू अस इन द स्काई. यानी ये हमें स्काई में दिख जाता है. अब आता है कैसिसोपिया. द कैसिसोपिया कंस्टलेशन इज थॉट रिप्रेजेंट क्वीन सीटेड ऑन द चेयर. यानी इसका जो शेप होता है ऐसा लगता है कि कोई क्वीन जो है वो चेयर पे बैठी है. कैसिसोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई. और ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है नॉर्थन स्काई का. इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर. यानी ये विंटर में देखने को मिलता है, वो भी नाइट के अर्ली पार्ट में. इट लुक्स लाइक डिजॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम. और इसका जो शेप होता है वो डब्ल्यू या फिर एम की तरह लगता है. अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम. यानी सोलर सिस्टम के कुछ और मेंबर्स. अपार्ट फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज सच एज मीटियर्स, कॉमेट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. यानी प्लैनेट्स और सन को छुड़ा के सोलर सिस्टम में कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि मीटियोर्स, कॉमेट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. मीटियोराइड्स आर मच स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. और ये जो मीटियोरॉइड होते हैं वो एस्टेरॉइड और कॉमेट से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. तो मीटियोर क्या होता है, इसे हिंदी में हम उल्का पिंड भी कहते हैं. अ मीटियोर इज़ मेड अप ऑफ डेब्रीज. ये डेब्रीज से बना होता है, यानी कि मलबा या कचरे के टुकड़े. अ मीटियोर एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड. और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आता है. जो हम शाइनिंग स्टार देखते हैं वो यही मीटियोर होता है. The friction with the atmosphere makes the meteor hot and it burns till it disintegrates. यानी अब ये आ रहा है तो फ्रिक्शन इस पे एक्ट करता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से वो हवा में ही हॉट होके जल जाता है. देखो मीटियोर की पिक्चर भी है, ये एकदम शाइनिंग स्टार्स की तरह लगता है. देख सकते हैं आप सारे पिक्चर्स. अब हम आते हैं मीटियोराइट्स. A meteor which does not burn up completely on entering the Earth's atmosphere and lands on Earth is known as meteorite. यानी एक ऐसा मीटियोर जो कि मतलब एटमॉस्फेयर में ही बर्न नहीं होता कम्प्लीटली और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आता है, उसे हम कहते हैं मीटियोराइट. यानी आने से पहले जल गया तो मीटियोर और सिर्फ सरफेस पे आ गया तो वो होता है मीटियोराइट. Some meteors reach the ground before they burn completely and evaporate. यानी कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जलने और इवापोरेट होने से पहले धरती पे आ जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट्स.
अब आता है एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. यानी एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है वहाँ पे होते हैं. दिस गैप इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट, और इस गैप को हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं. एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, और इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स कहते हैं, यानी छोटे छोटे प्लैनेट्स. सो एस्ट्रॉइड्स की पिक्चर दी है यहाँ पे, और यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट दिया. आप देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट. यहाँ पे देखो मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, और फिर मार्स और जुपिटर के बीच में एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड बेल्ट. ये कुछ बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं. एस्ट्रॉइड हिटिंग द अर्थ, यानी जब एस्ट्रॉइड कभी कभी बहुत बड़े होते हैं और अर्थ से हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. डायनासोर्स का अर्थ भी एस्ट्रॉइड की वजह से ही हुआ था. देखो अर्थ की सरफेस पे ये कैसे एस्ट्रॉइड आ रहा है, इस पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही है. अब हम आते हैं कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु पे. कॉमेट्स इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट, एंड व्हेन नियर द सन अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन. यानी कॉमेट जो है ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक न्यूक्लियस यानी इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो आइस और डस्ट से बना है, और जैसे ही ये सन के पास आता है इसके पीछे एक टेल बन जाती है गैसेस की. देख सकते हैं ये टेल है. कॉमेट्स कंटेन डस्ट, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एंड मोर. यानी जो कॉमेट्स होते हैं इनमें डस्ट होता है, आइस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया और बहुत सारी गैसेस होती हैं. साइंटिस्ट टू कॉल देम स्नोई डर्ट बॉल्स, और साइंटिस्ट उन्हें नेम देते हैं स्नोई डर्ट बॉल्स इसीलिए क्योंकि वो आइस के बने होते हैं और साथ ही साथ डर्ट से बने हुए होते हैं. आइसी न्यूक्लियस, यानी इनका न्यूक्लियस आइस का है, विच इवापोरेट्स एंड गेट्स ब्लोन इनटू स्पेस बाय सोलर विंड प्रेशर, जो कि इवापोरेट हो जाता है सोलर विंड प्रेशर की वजह से. कॉमेट्स के बारे में कुछ और दिया है. डर्टी स्नोबॉल्स मतलब कि डस्ट और रॉक होते हैं, अमोनिया और आइस भी होता है, और सारी जो लाइट होती है वो सन से रिफ्लेक्टेड होती है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हैलीज कॉमेट. तो हैलीज कॉमेट लास्ट बार 1986 में आता है और ये 17 ईयर्स में एक बार आता है. ठीक है, तो 1986 में लास्ट आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली बार ये कब आएगा. देखो यहाँ पे कॉमेट जब आ रहा है तो यहाँ पे हमें टेल दिख रही है. आगे देखते हैं. अब हम आते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स पे. सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी लाइक मून दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. यानी सैटेलाइट जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि किसी भी प्लैनेट के आगे आसपास उसका रोटेशन करते हैं, यानी उसके आसपास मूव करती है. यानी ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करती है. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट्स. अब ये सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास इसीलिए रोटेट करते हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उन्हें होल्ड करके रखती है. अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. यानी इंसान के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट का रिवॉल्व करते हैं वो सब कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. और वो सन के अगर हम उन्हें मून से रिलेटिव करें, उनके कंपैरिजन में रखें, तो वो मून से ज़्यादा पास होते हैं. ये रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न के सिग्नल भी हमें ट्रांसमिट करते हैं. ये हमें वेदर फोरकास्ट करने में भी मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये मिलिट्री सर्विलेंस के लिए भी मदद करते हैं, और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें सर्वे करवाते हैं. अब हमारे जो कुछ सबसे फर्स्ट में जो सैटेलाइट्स थे वो थे आर्यभट्ट और दूसरा था भास्कर 1. ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था. ये है भास्कर 2. सो इंडियन सैटेलाइट्स एंड अदर्स. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया तो नहीं भेजती, और भी कंट्रीज़ भेजती है, पर अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं. इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे, इज़ इंचार्ज ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स. यानी जितने भी इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनका इंचार्ज है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
The first satellite made in India, Aryabhatta, was launched in 1975 by a Soviet rocket. सोवियत का मतलब यहाँ पे होता है रशियन रॉकेट, यानी रशिया के एक रॉकेट से उसे भेजा गया था। और पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था एक सोवियत यानी कि रशियन रॉकेट से, और ये वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। अब हम आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑर्बिट करती है। प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 35,800 किलोमीटर्स, और इसको एक 35,800 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे प्लेस किया गया है, डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के जस्ट ऊपर। और ये जो है ठीक वैसे ही रोटेट करती है जैसे अर्थ रोटेट करती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट में। The time period of revolution of geostationary satellite around Earth is equal to the time period of rotation of Earth on its axis. It is 24 hours. यानी जितना टाइम अर्थ को लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक सेम पीरियड उतना ही एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगता है, यानी कि 24 आवर्स दोनों को लगते हैं। These satellites stay in same relative position, और ये सेम पोजिशन पे रहते हैं। अब हम आते हैं जियो साइक्रोनस सैटेलाइट। A geosynchronous satellite is a satellite in geosynchronous orbit with an orbital period same as the Earth rotation period, यानी ये भी अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड से इक्वल होता है। Such a satellite returns to the same position in the sky after each revolution, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी पुरानी जगह पे आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। अ ब्लैक होल इज़ अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, यानी ब्लैक होल हम होल बोलते हैं पर ये असल में एक होल नहीं होता है, ये एक स्टार ही होता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर यहाँ से लाइट भी एंटर हो गई तो वो भी वापस नहीं जाती, यानी एक भी चीज़ जो इनके अंदर चली गई वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है। द ग्रेविटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टिनी स्पेस। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेन मैटर यानी जो पहले वो बहुत बड़ा था पर उसको हमने स्क्वीज कर करके बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है। दिस कैन हैपन बिकॉज व्हेन अ स्टार इज़ डाइंग, और ये तभी होता है जब कोई स्टार मर रहा होता है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ, अगर हमें उसे एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे कंप्रेस कर करके एक छोटी सी बॉल के साइज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तभी वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ग्रेविशनल पुल, और ग्रेविशनल पुल बढ़ने से वो ब्लैक होल बन जाएगी, यानी ब्लैक होल एक स्टार है जिसका ग्रेविशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब आता है नेबुला, अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन आउटर स्पेस, यानी एक बादल की तरह है जो कि गैस और डस्ट से बनी है। विजिबल इन द नाइट स्काई आइदर एज एन इनडिस्टिंक्ट ब्राइट पैच और इट्स डार्क अगेंस्ट, ठीक है। यानी अगर हम इसे नाइट स्काई में देखें तो ये हमें एक ब्राइट पैच यानी बहुत ही ब्राइट पैच की तरह दिखती है। यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है नेबुला की। अब हम आते हैं क्यूपर बेल्ट। Kuiper belt is a region of the solar system beyond the planets, extending from the orbit of Neptune to approximately 50 AU from the sun। यानी ये जो AU दिया है वो एक डिस्टेंस का यूनिट हम कह सकते हैं। यानी क्यूपर बेल्ट एक ऐसा रीजन होता है सोलर सिस्टम का। हमें पता है नेपच्यून तक प्लैनेट्स के बारे में, पर ज़रूरी तो नहीं कि वहीं पे हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाता है। सोलर सिस्टम उसके आगे भी है, ठीक है, उसके और अंदर है। तो जो नेपच्यून के ऑर्बिट से जहाँ पे ख़त्म होता है नेपच्यून का ऑर्बिट, उसके आगे की जितने भी प्लैनेट्स जो भी हिस्सा होता है वो सब क्यूपर बेल्ट में आता है, ठीक है। अगर हम नेपच्यून को 30 AU से डिनोट करते हैं तो जो हमारा क्यूपर बेल्ट है वो 50 AU तक एक्सटेंड करता है। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से ही सेम टू सेम है, जबकि ये उससे काफ़ी बड़ा है। ये उससे 20 टाइम्स वाइड यानी 220 इंटू ज़्यादा वाइड है, चौड़ा है। 20 to 200 टाइम्स इज मैसिव, और उससे 200 टाइम्स मैसिव भी है। लाइक द एस्ट्रॉयड बेल्ट इट कंसिस्ट मेनली ऑफ स्मॉल बॉडीज और रेमिनेंट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह ही इसमें भी सोलर सिस्टम की छोटी छोटी रचनाएं और प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लूटो जो पहले एक प्लैनेट था वो भी क्यूपर बेल्ट में आज है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। एस्ट्रॉयड्स आर अ क्लास ऑफ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं ये। दे हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, जिन्हें हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उन्हें हम स्पेशली प्लैनेटॉइड्स कहते हैं।
These terms have historically been applied to an astronomical object orbiting the sun that did not show the disk of a planet which was not observed, have the characteristics of an active comet, but small objects in the outer solar system were discovered. यानी इसका जो नाम है यानी एस्ट्रॉइड वर्ड उनके लिए यूज़ होता है जो कि सन का रेवोल्यूशन तो करते हैं बट वो प्लैनेट की तरह उनके फीचर्स नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। अ स्टार इज़ अ मैसिव ल्यूमिनियस स्पेयर ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। प्लाज्मा जो होता है वो एक मैटर का स्टेट होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो फिर जो स्टार होता है वो एक मैसिव स्फीयर की तरह होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से उसने अपने आप को प्लाज्मा से बैंड करके रखा होता है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन, यानी अर्थ से जो सबसे पास वाला स्टार है वो है सन, विच इज़ सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन द प्लानट। और हमारी प्लानट पे जितनी भी एनर्जी है सबका सोर्स सन ही है। अदर स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द नाइट व्हेन दे आर नॉट ऑब्स्कर्ड बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। और बाकी जो स्टार्स होते हैं वो हमें रात को दिखते हैं, दिन में वो इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। अपीयरिंग एज अ मल्टीट्यूड ऑफ फिक्स्ड ल्यूमिनियस पॉइंट्स बिकॉज ऑफ देयर इमेंस डिस्टेंस। और ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह लगते हैं और इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब स्टार्स के टाइप, तो कुछ रेड जाइंट स्टार्स होते हैं जिन्हें हम सुपर जाइंट स्टार भी कहते हैं, कुछ टॉरी स्टार होते हैं और कुछ ब्लैक ड्वार्फ स्टार होते हैं, यानी कि एक डेड स्टार जो स्टार मर रहा हो। फिर होते हैं ब्लू ड्वार्फ स्टार, फिर होता है वाइट ड्वार्फ स्टार और एक होता है सुपरनोवा स्टार। सो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।